हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, हम सब लोग एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1, 4.2 को ऑफलाइन पढ़ चुके हैं। 4.3, 4.4 यूट्यूब के ज़रिए पढ़ चुके हैं और डिटरमिनेंट के जो सारे कॉन्सेप्ट थे उनके तहत मैं आपको सीटें भी करा चुका हूँ। अब हम आज से मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब मैं एनसीईआरटी का शेड्यूल बता दूं। एक्सरसाइज चौथे चैप्टर की बात कर रहा हूं। तीसरे चैप्टर में मैट्रिक्स है और चौथे चैप्टर में डिटरमिनेंट है, किंतु एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर पे कॉन्सेप्ट पे चौथे चैप्टर की यदि पूरे कंटेंट की बात करूं मैं, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 तो डिटरमिनेंट का लॉजिक यूज हो रहा है। आप देखे होंगे कि 4.2 में कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी थे, क्योंकि एनसीईआरटी का शेड्यूल क्या है कि तीसरे चैप्टर में मैट्रिक्स है और चौथे में डिटरमिनेंट है। तो मैंने आपको उल्टा डील किया। उल्टा डील करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आपसे डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए और डिटरमिनेंट की फीलिंग अच्छी आ जाए। तो जब डिटरमिनेंट को महसूस करने लगता है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स आसान हो जाता है। कई बार मैं पीछे की वीडियो में बार बार बोलता चला रहा हूँ कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन खासकर कंपटीशन लेवल में नहीं आता, वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की ऑलरेडी हो सकता है पढ़ेंगी। तो अब आज से हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अथवा कहीं नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स देखिए, जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है, आप व्यू पढ़ते हैं इंग्लिश पे, हिंदी पे आप व्यू पढ़ते हैं, इंग्लिश पे मैट्रिसेस लिखा हुआ है या व्यू। तो जैसे अब अपना आगे का शेड्यूल क्या होगा, उस शेड्यूल को पहले एक बार सब लोग सुन लीजिए। शेड्यूल है मैट्रिक्स का पहले पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, और जैसे मैं थ्योरी कराऊंगा एक एक बीच में एग्जाम्पल देता जाऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद फिर से सुन लें आप सब लोग। पहले हम लोग मैट्रिक्स की थ्योरी लगाएंगे। तो आप लोग मैट्रिक्स पे आप कहेंगे कि सर नोट्स पे चैप्टर क्या डालें। अरे कोई चैप्टर ना डालो, आप मैट्रिक्स लिख लीजिए, बात खत्म। जब एनसीईआरटी पे आएंगे तो 4.5, 4.6 मिसलिनियस कवर कर लेंगे, एक्सरसाइज नोट्स पे डाल देंगे। 4.5 एनसीईआरटी, 4.6 एनसीईआरटी मिसलिनियस, 4 एनसीईआरटी। फिर हम तीसरे चैप्टर में चले जाएंगे, 3.1 एनसीईआरटी, 3.2, अर्थात तीसरे और चौथे चैप्टर के जो पड़े हुए क्वेश्चन हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है, तीसरा पूरा बचा हुआ है। और चौथे चैप्टर में भी 4.5, 4.6 और मिसलेनियस, ये 3 एक्सरसाइज भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अब्यू, इंग्लिश में मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो मैं आज इसको आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, अब आज से आपको आज का वीडियो आज ही पढ़ना है। किसी बच्चे को वीडियो नहीं कि 2 दिन बाद पढ़ो, पीछे हो जाओगे। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि आप मेरी टेलीग्राम में देखे होंगे कि बेहतरीन सीटें पड़ी हुई हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम टेलीग्राम में किसी चीज़ को पोस्ट कर दिए और आपके मत्थे छोड़ दिए, ठीक है। आपको तो करना है, आपको तो प्रैक्टिस तो सीटें करनी होगी। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक समस्याएं नहीं बनती व्यक्ति की, और जब तक समस्याएं नहीं बनती तब तक आपसे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। दूसरी बात, मुझे लगभग उसके क्वेश्चन 70% क्वेश्चन कवर कराने हैं। सीटों के क्वेश्चन 70% कवर कराने हैं, पूरी एनसीईआरटी कवर करानी है, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करानी है। मुझे लगता है कि मुझे मैट्रिक्स से संबंधित अब 50 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा आपका एक ये पूरा पैकेज तैयार होगा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का, जो बोर्ड लेवल में, किसी भी बोर्ड लेवल में लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि ITF हमने डेली कर चुके हैं, तो 8 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आता है। 20 नंबर का डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, अर्थात यहाँ से अब जैसे मैं ये चैप्टर मेरा खत्म होगा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का, तो लगभग अप्रॉक्सीमेशन आप 28 या 30 भी कह सकते हैं, अर्थात 25 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन आप बोर्ड लेवल पे कवर कर पाओगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैट्रिक्स में आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दूँ, कोई चीज़ स्किप ना करूँ, कोई कॉन्सेप्ट स्किप ना करूँ। तो आप नोट्स बनाइए, सभी बच्चे नोट्स उठा लें और पेन उठा लें और बैठ जाएं शांति के साथ, बिल्कुल एकाग्रचित होके एकांत में बैठ जाएं, ताकि आपका कंसंट्रेशन सही रहे। तो कृपया मेरी बात सुनेंगे। फिर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। यदि किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चैनल सर्च करने में नहीं मिलता, तो कृपया मुझे फ़ोन कर लें। आपको पता है कि मेरा नंबर है 94 15 86
43 62। एक बार फिर से मैं अपना यहाँ पे नंबर लिखे दे रहा हूँ। जिन बच्चों को टेलीग्राम ना मिल रहा हो, ज्वाइन करने के लिए चैनल, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप एसटीडी मटेरियल उठाइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, एक एक बात समझा पाऊँ। तो आज से टेंशन लेना भूल जाइए कि आपसे गणित नहीं बनने वाली, छोड़ दीजिए सारी बातों को। गणित बिल्कुल सरल है, मैथ जैसा सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए बात करते हैं, काम की बात शुरू। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक। आज देखिए हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे कम, आज समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको लिखना होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लिखिए, तब आप लिखिएगा, ठीक। आप नोट्स और पेन लेके बैठ जाइए, किंतु लिखना आपको उल्टा सीधा नहीं है, नोट्स का शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं एक शब्द बोलूँगा कि आप अब नोट करना शुरू करो, तब आप नोट करिएगा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप मेरी बातों को सुनिएगा और अपने बोर्ड को, इस बोर्ड को देखिएगा मोबाइल पे, और मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं एक बेसिक दोनों पे फ़र्क बता देता हूँ कि बेसिक फ़र्क क्या है। भैया डिटरमिनेंट क्या होती है, DETERMINENT, इसको हिंदी में पढ़ते हैं सारणिक, ठीक। सारणिक का डिनोशन इस तरह की दो वर्टिकल लाइनें होती हैं, समझा गया। माड की तरह सारणिक का डिनोशन होता है, किंतु माड नहीं पढ़ा जाता, सारणिक पढ़ा जाता है। अच्छा पढ़े होंगे आप। अब आज से हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हिंदी में इसको आव्यूह कहते हैं। तो जब आव्यूह पढ़ेंगे तो इसका डिनोशन कुछ ऐसा होगा, अर्थात बात समझ में आ गया होगा, ये क्लोज ब्रैकेट की तरह इसका डिनोशन होता है। अर्थात दोनों में फर्क क्या है, फर्क समझिए, दोनों सगे भाई हैं, जरा फर्क समझें। डिटरमिनेंट का डिनोशन माड की तरह होता है और मैट्रिक्स का डिनोशन क्लोज ब्रैकेट की तरह होता है। क्लोज ब्रैकेट समझ गए, बंद अंतराल जिसे बोलते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल की तरह, हम कहेंगे क्लोज ब्रैकेट की तरह होता है। अच्छा भैया इन दोनों पे अंतर क्या है, एक लॉजिक पकड़ते हैं कि इनमें अंतर क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या क्या अंतर है, दोनों पे, इन दोनों पे क्या अंतर है मैट्रिक्स और डिनोट पे। तो नंबर एक अंतर तो ये समझ में आ गया, दोनों पे डिफर क्या है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में दोनों पे डिफर क्या है। तो नंबर एक डिफर क्या है कि डिनोशन ही दोनों का अलग अलग है। डिनोशन डिटरमिनेंट का कुछ ऐसा है, जिसे जरा सुनिए, मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं, आपको याद होगा, और दो वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और इस वर्टिकल लाइन के अंदर एलिमेंट भरते हैं, ठीक। इसी तरह आव्यूह के डिनोशन पे, आव्यूह के डिनोशन पे जरा सुनिए, आव्यूह के डिनोशन पे ये क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। और इस आव्यूह का नाम क्या होगा, कभी आव्यूह का नाम डेल्टा नहीं लेंगे, आव्यूह का नाम हमेशा अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, अर्थात इस डिब्बे का नाम जिसे हम आव्यूह बोलेंगे और इस डिब्बे को डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो जो डिब्बा डिटरमिनेंट है उसका नाम डेल्टा, और जो डिब्बा मैट्रिक्स है उस डिब्बे का नाम हम अंग्रेजी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डी एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिक क्या पकड़ में आया कि पहली बात तो डिनोशन पे अंतर समझो कि डिटरमिनेंट का डिनोशन दो वर्टिकल लाइन होगा और मैट्रिक्स का डिनोशन क्लोज ब्रैकेट होगा। दूसरी बात, डिटरमिनेंट को हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करेंगे, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। एक अंतर ये समझ में आ गया। दूसरी कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन बात मैं आपको बताता हूं। जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट की तरफ एलिमेंटों को रो समझते थे, अर्थात मेरे कहने का मतलब है हमने क्या सीखा था कि बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज अवयव, याद करिए मेरी थ्योरी डिटरमिनेंट की, बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज अवयव सारणिक की पंक्तियां कहलाती हैं। तो यहां कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में भी बैठ रहा है, अर्थात जिस तरह डिटरमिनेंट में हम रो और कॉलम को महसूस या रिप्रेजेंट करते थे, ठीक उसी तरह मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। नाम भी वही होंगे, पहली रो को R1, दूसरी रो को R2, R3, R4 डॉट डॉट
समझ में आ गया होगा। कॉलम कैसे महसूस करते थे? ऊपर से नीचे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर कॉलम C1 C2 C3 C4 डॉट डॉट। इसका मतलब कि एक कॉमन बात क्या मिलती है कि जिस तरह हम डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को डिनोट करते थे या महसूस करते थे, प्रदर्शित करते थे, उसी तरह मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम को प्रदर्शित करना है। इसका मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। रो और कॉलम को प्रदर्शित करने के लिए या महसूस करने के लिए वही कॉन्सेप्ट है जो डिटरमिनेंट में है, तो नया कुछ नहीं है। नया क्या है? दोनों का डिनोशन अलग अलग है। दूसरी बात क्या है कि इसका नाम डेल्टा और इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर ABCD। अच्छा, कॉमन बात क्या है कि जिस तरह डिटरमिनेंट की रो को आइडेंटिफाई करते थे और कॉलम को आइडेंटिफाई करते थे डिटरमिनेंट में, उसी तरह मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम को आइडेंटिफाई पहचानना है, उसमें कोई प्रॉब्लम बनने वाली नहीं है। अब मैं दोनों को कंपेयरिंग बात कर रहा हूं, अगली बात पे आ जाते हैं। भैया डिटरमिनेंट का हमेशा स्क्वायर फॉर्म होता है, याद होगा मेरी बातें आपको। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होती है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब वर्गाकार रूप में होती है। वर्गाकार रूप का मतलब कि सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये बात तो सारणिक में होती है, किंतु आव्यूह में क्या होता है? आव्यूह वर्गाकार भी हो सकता है और वर्गाकार नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों में एक लॉजिक ये पकड़ में आया कि सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है, किंतु आव्यूह वर्गाकार हो सकता है और वर्गाकार नहीं हो सकता है। तो मैं दूसरे बातों में कहूं कि सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है, किंतु आव्यूह वर्गाकार और आयताकार, इंग्लिश में बात करूं तो मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म और रेक्टेंगल फॉर्म दोनों में हो सकता है। ये बात भी पकड़ में आ गई। अगली बात मैं करता हूं, अब बात समझिए। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है एलिमेंटों का अरेंजमेंट करना। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिटरमिनेंट भी यही थी। आपको पता होगा कि जैसे डिटरमिनेंट हम लोग लिख देते हैं, ये एक मैं dt लिख रहा हूं, DTA लिखूं, ठीक, या डेल्टा, चलो इसका डिनोशन बाद में समझाऊंगा। डेल्टा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स उठाया तो हमने XYZ ABC और LMN कर दिया, आपको याद होगा। हाँ, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये तो अरेंजमेंट है। आपको पता होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये बकवास हम बहुत कर चुके हैं, अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिएगा। मैट्रिक्स भी अरेंजमेंट है, डिटरमिनेंट भी अरेंजमेंट है। किनका अरेंजमेंट है? एलिमेंटों का। एलिमेंट क्या होते हैं? जो अंदर नंबर भरे होते हैं, और वो कहां कहां भरे होते हैं? रो और कॉलम में भरे होते हैं। किंतु डिटरमिनेंट अपनी यूनिक वैल्यू देता है। डिटरमिनेंट एक्सपेंड होता है, किंतु मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होता। तो दोनों में अंतर क्या आया? अंतर आया कि अरेंजमेंट जिस तरह डिटरमिनेंट का अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थित करना है, अवयवों को, दिए गए अवयवों को पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस है, क्रिया है, उसको डिटरमिनेंट भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। किंतु डिटरमिनेंट सदैव वर्गाकार होती है और मैट्रिक्स आयताकार वर्गाकार दोनों हो सकती है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट अपनी वैल्यू देता है और मैट्रिक्स अपनी वैल्यू नहीं देता। तो मैट्रिक्स है क्या? केवल अरेंजमेंट है। तो मैं अब समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि समझ में आ गया। बताता हूं। लिखिए हेडिंग, लिखना शुरू करो। हेडिंग बनाइए, आव्यूह की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखे जल्दी से। हाँ, सब लोग हेडिंग डालेंगे आव्यूह की परिभाषा। अब सुनिए, ठीक, आव्यूह की परिभाषा है क्या, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक बात ये सुन लीजिए कि आव्यूह का डिनोशन कैपिटल लेटर में लेंगे और इस तरह के ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक। अब इनका अरेंजमेंट करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया, या अगली मैट्रिक्स उठा लूँ मैं 2 3 4 6 7 8। अच्छा देखो समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। और मैंने क्या बताया इसमें, बताइए इसमें 1 2 3 3 पंक्ति हैं, 3 रो हैं, ठीक, और 3 ही कॉलम है, 3 ही कॉलम है, तो इसका आर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 का। अभी आर्डर में चर्चा होगी, परेशान ना होइए, आप सुनते जाइए बस। इसमें 1 2 3 रो हैं, इसमें 3 रो हैं, और 1 2 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बैठेगा 3 क्रॉस 2। तो आप पहले पंक्ति देखोगे, बाद में स्तंभ देखोगे। पंक्ति को कैसे देखना अभी समझाता हूं। इसका मतलब कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को देखो और खुश रहो, वो छेड़खानी नहीं होगी, कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी। मैट्रिक्स अपनी वैल्यू नहीं देता, पहले बात तो सुन लीजिए। अब देखिए दिमाग लगाइए कि ये मैट्रिक्स वर्गाकार भी हो सकती है, इसको हम वर्गाकार बोलेंगे, वर्गाकार, और इस तरह के केसों को बोलेंगे आयताकार, आयताकार, अर्थात इसको हम बोलेंगे स्क्वायर फॉर्म और इसको बोलेंगे रेक्टेंगल फॉर्म। इसका मतलब कि आव्यूह आयताकार वर्गाकार दोनों हो सकता है। इसका मतलब कहानी क्या है कि इस तरह का कोई डिब्बा होगा, इस तरह का कोई डिब्बा होगा, इस डिब्बे का नाम आव्यूह है। हाँ भैया अब समझ में आने लगा, इस डिब्बे का नाम क्या है, आव्यूह। इस डिब्बे को क्या पढ़ेंगे, इस डिब्बे को आप पढ़ेंगे आव्यूह। अब भैया समझ में आया कि इस तरह का डिब्बा दिखे तो अब आज से मैं आव्यूह बोलूंगा। इसके अंदर जरा सुनिएगा, कुछ एलिमेंटों को रखना है। अब एलिमेंट को रखना है तो आप रो और कॉलम में रखोगे। सपोज दैट यहां पे एलिमेंट कुछ ऐसे रख दिए, यहां पे एलिमेंट ऐसे रख दिए, ये रख दिए, फिर एलिमेंट रख दिए। जैसे मैं आपसे कहूं तो आप इसमें देखिएगा 1 2 3 4, 4 रो हैं, 4 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 4 गुणे 3 हो गया। इसका मतलब मैं आपसे कहूं, जरा दिमाग लगाइए, कि मैं आपसे कहूं कि 12 कुर्सियां मैं आपको दे दूं और आप कहेंगे कि कोई कार्यक्रम हो रहा है घर पे, अभी इसके विषय में चर्चा होने जा रही है, तो कोई कार्यक्रम हो रहा है घर पे और आपको 12 कुर्सियां दे दी गई, तो आपको बिखेर के कुर्सियां नहीं रखनी कि एक कुर्सी यहां रख दिए। अब सुनिए, एक कुर्सी यहां रख दिए, एक यहां रख दिए, एक यहां रख दिए, एक यहां रख दिए, एक यहां रख दिए, तो ये नो मैट्रिक्स, कोई एट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब जो आपको कुर्सियां मिलेंगी, बुद्धि लगाना, जो आपको मैं कुर्सियां दे दूं 10 12 15 20 25 जो भी दे दूं, तो उन कुर्सियों को सजाना है इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर, और इस तरह सजाना है कि रो और कॉलम स्पष्ट दिखने लगे। तो जो आप कुर्सियों का जो अरेंजमेंट कर रहे हो, प्रत्येक कुर्सी, वो जो कुर्सी आप रख रहे हो ना, प्रत्येक कुर्सी रो और कॉलम में, तो ऐसे रखते चले जा रहे हो, ऐसे रखते चले जा रहे हो, तो रो और कॉलम में एक सज जाएगा। जब सजा हुआ एक ब्रैकेट नजर आएगा तो उसी ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, आव्यूह बोलते हैं। इसका मतलब कि मैं कुर्सियों को वर्गाकार भी लगा सकता हूं, अर्थात वर्गाकार का मतलब जितने ही पंक्ति उतने ही स्तंभ डाल सकता हूं, या मैं पंक्ति ज्यादा कर सकता हूं स्तंभ कम कर सकता हूं, या मैं स्तंभ ज्यादा कम कर दूं और पंक्ति कम कर दूं। इसका मतलब कि अब फीलिंग आ गई कि आव्यूह इस तरह का ब्रैकेट होता है, उसके अंदर एलिमेंट भरना है, और एलिमेंट कहां भरना है, रो और कॉलम में अरेंजमेंट करना है। तो आयताकार वर्गाकार दोनों हो सकता है। अब बात होती है डेफिनेशन की। मैं डेफिनेशन बोले दे रहा हूं, लिखो। वर्गाकार तथा आयताकार, वर्गाकार तथा आयताकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा अवयवों को
व्यवस्थित करने की क्रिया को आव्यूह, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। क्या लिखे हैं? आयताकार तथा वर्गाकार तथा आयताकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा अवयवों को व्यवस्थित करने की क्रिया को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। तथा आव्यूह को कोई हाईलाइट पेन लीजिए, इस तरह का ब्रैकेट बनाओ, से व्यक्त करते हैं तथा आव्यूह को इस ब्रैकेट एक क्लोज ब्रैकेट बना दीजिए, बड़ा ब्रैकेट जो बड़ा कोष्टक होता है उसको बना दीजिए, से व्यक्त करते हैं। मैंने क्या लिखा? वर्गाकार तथा आयताकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा अवयवों को, स्पष्ट लिखा है, वर्गाकार तथा आयताकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा, अर्थात इस डिब्बे में एलिमेंटों का अरेंजमेंट करना है, वो अरेंजमेंट पंक्तियों और स्तंभों में करना है। पंक्तियां स्तंभ आप सुनते चले आ रहे हो, लगभग 1 महीने से सुनते चले आ रहे हो डिटरमेंट में, तो अब कोई मुश्किल काम नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, तो सरासर बन जाएगा, खटाक खटाक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं, आप पंक्तियां स्तंभ तो आपको पता है। से क्या लिखें? वर्गाकार तथा आयताकार रूप में पंक्तियों तथा स्तंभों के द्वारा अवयवों को व्यवस्थित करने की क्रिया को आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब कि आव्यूह एक अरेंजमेंट है, इस डिब्बे का एक अरेंजमेंट है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लगा देते हैं, ठीक? एक मैट्रिक्स ले रहा हूं कैपिटल ए, मैं इसका भी डिनोशन बताता हूं, ठीक? 2 3 4 5 6 7, ठीक? एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं मैट्रिक्स को बी से लिखे दे रहा हूं, ठीक? 2 4 3 8, ठीक? एग्जाम्पल नंबर 3 लिखे दे रहा हूं, ये मैट्रिक्स को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, और ये एल एम एन स्मॉल लेटर पे लिखिए। अब देखो जरा सुनिए, ये वर्गाकार है। वर्गाकार इसको क्यों बोलेंगे? ये वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें रो कितने हैं? 1 2, समझ में आ गया? कॉलम C1 C2, अर्थात 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो आव्यूह वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। जरा सुनिए, ये इस पे देखिए जरा, R1 R2 R3, 3 पंक्तियां 1 2 3, स्तंभ 1 और 2। वर्गाकार किसे कहते हैं? जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो। इसमें पंक्तियां ज्यादा हैं, स्तंभ कम है, समझ गए होंगे? 1 2 3 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं, इसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर हैं, तो ये वर्गाकार रूप हो गया, और ये दोनों आयताकार रूप हो गया। इसमें भी पंक्तियां ज्यादा हैं, 1 2 3, जबकि स्तंभ 1 है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि वर्गाकार तथा आयताकार, ये डिब्बा वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। ये डिब्बा वर्गाकार और आयताकार भी हो सकता है, जिसे आव्यूह कहते हैं। और इस डिब्बे के अंदर अरेंजमेंट करना है एलिमेंटों का, किसके द्वारा? रो और कॉलम्स के द्वारा, रोज और कॉलम्स के द्वारा अरेंजमेंट करना है एलिमेंटों को। तो जो अरेंजमेंट करने का जो प्रोसेस होगा, उसी प्रोसेस को मैट्रिक्स कहते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, तुरंत नोट करिए, लिख गया? हाँ, या वीडियो रख के आप देख लीजिएगा। रिमार्क्स लिखें, रिमार्क्स। रिमार्क्स नंबर 1, बाएं से दाएं की तरफ लिखे अवयव आव्यूह के पंक्तियां, आव्यूह की पंक्तियां रोज लिखूंगा, ROWS कहते हैं। क्या लिखा मैंने? बाएं से दाएं की तरफ लिखे अवयवों को, आव्यूह की लिखे अवयवों को, लिखे अवयव लिख सही लिखा, बाएं से दाएं की तरफ लिखे अवयव आव्यूह के या आव्यूह की
पंक्तियां कहलाती हैं, अवयव की पंक्तियां कहलाती हैं जिन्हें R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। लिख डालिए, क्या लिखे? बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए अवयव, बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज अवयव, थोड़ा सुधार लीजिए इसको, बाएं से दाएं की तरफ, सुधार रहा हूं, नंबर 1, बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, क्षैतिज अवयव, क्या लिखना है? बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज अवयव, बोले दे रहा हूं, बाएं से दाएं की तरफ लिखे हुए क्षैतिज अवयव अवयव की पंक्तियां कहलाती हैं जिन्हें R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। जरा सुने, इसमें ये क्या है? R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है। पढ़ेंगे कैसे? लेफ्ट से राइट। R1 में क्या लिखा? 2 5, R2 में 3 6, R3 में 4 7, R1 2 3, R2 4 8, इसमें R1 क्या है? L, R2 M और ये R3 है। तो पहले अवयव की परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखने के बाद ये लिखना है। अच्छा, दूसरे नंबर में क्या लिखना है? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, ऐसे देखो, ऊपर से नीचे कुछ ऐसा देखिएगा, देखिए यहां समझो, ऊपर से नीचे का मतलब क्या? सुनिए जरा, ये ऊपर से नीचे, ये और ये, समझा क्या? तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, इंग्लिश से पढ़ेंगे वर्टिकल एलिमेंट, ऊर्ध्वाधर एलिमेंट, क्या लिखे? ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसे इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्टिकल एलिमेंट, को अवयव के स्तंभ, कॉलम पढ़ते हैं, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, जिन्हें C1, C2, C3 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं, लिख डालिए, क्या लिखना है? ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए ऊर्ध्वाधर अवयव या ऊर्ध्वाधर अवयवों को, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए ऊर्ध्वाधर अवयवों को अवयव के स्तंभ कहते हैं, जिन्हें C1, C2, C3 डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। दोनों बातें डिटरमिनेंट में भी पढ़े थे और मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, कॉमन चीजें हैं। जरा सुने, ये R1 है, एग्जाम्पल लेके R1, R2, R3, R1 को कैसे पढ़ोगे? 2 5, R2 को 3 6, R3 को 4 7, C1 को कैसे पढ़ोगे? C1 देखना 2 3 4, ये C1 हो गया। C2 कैसे पढ़ोगे? 5 6 7, यहाँ C1 को कैसे पढ़ोगे? ऊपर से नीचे 2 4, इसको क्या पढ़ोगे? 3 8, और ये C1 को क्या पढ़ोगे? L M N। ये सारी बातें जो नया स्टूडेंट है कृपया डिटरमिनेंट से देखना शुरू करें और ये बातें आपको पता होंगी। चलिए, ये दोनों बातें डिटरमिनेंट में भी लग रही थी और मैट्रिक्स में लग रही हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ। नोट हो गया? वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। अगली बात देखें, रिमार्क्स में तीसरे नंबर की बात क्या लिखनी? रिमार्क्स में तीसरे नंबर की बात लिखनी है, अवयव
आयताकार तथा वर्गाकार दोनों हो सकता है, किंतु सारणिक डिटरमिनेंट हमेशा वर्गाकार ही होती है, ये कॉन्सेप्ट दोनों पे डिफर है, फर्क है, दोनों पे अंतर है। क्या अंतर है भैया? हमने क्या लिखा कि जो मैट्रिक्स है वो आयताकार तथा वर्गाकार दोनों हो सकता है, किंतु जो डिटरमिनेंट होती है वो हमेशा वर्गाकार होती है। वही बात लिखी हुई है कि आव्यूह आयताकार तथा वर्गाकार दोनों हो सकता है, किंतु डिटरमिनेंट हमेशा वर्गाकार होता है। ये भी लिख लीजिए, लिख गया ये भी। हाँ, चौथे नंबर की बात पे आ जाते हैं। चौथे नंबर पे क्या देखना है, मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैट्रिक्स है क्या? मैंने बताया मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट है, वैल्यू नहीं देता, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब कि सारणिक का प्रसार किया जा सकता है, किंतु इस प्रसार का मतलब एक्सपेंड कर सकते हो, किंतु अव्यूह का प्रसार नहीं किया जा सकता। लिखेंगे सारणिक का प्रसार किया जा सकता है, किंतु आव्यूह का प्रसार नहीं किया जा सकता है। हमने क्या लिखा कि डिटरमिनेंट की तो वैल्यू होती है, किंतु मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स एक डिब्बा है, उस डिब्बे में अरेंजमेंट करना है, किसके सहारे? रो और कॉलम के सहारे अरेंजमेंट करना है। तो मैट्रिक्स मात्र एक अरेंजमेंट है, एक वैल्यू नहीं देता। दूसरी बात, R1 R2 R3 R3 R4 डॉट डॉट, अर्थात रो और कॉलम C1 C2 C3 उसी तरह महसूस करना है जिस तरह हम डिटरमिनेंट में महसूस करते थे। तो ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है दोनों डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। कॉमन कॉन्सेप्ट कौन नहीं है? नंबर एक बात, ये कॉन्सेप्ट कॉमन नहीं है कि आव्यूह आयताकार तथा वर्गाकार दोनों हो सकता है, किंतु डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। इसका मतलब आव्यूह स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म दोनों हो सकता है, किंतु डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होती है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है। मैंने बताया ना कि एक डिटरमिनेंट एक निश्चित मान देता है, जबकि आव्यूह एक निश्चित मान नहीं देता। तो आव्यूह को देखना है और खुश रहना है, बाकी आव्यूह के साथ कोई छिड़खानी नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। हाँ, वीडियो नोट करें जल्दी से नोट करें तुरंत। अब देखिए आगे की बात पे आ जाते हैं, आव्यूह का निरूपण। अगली हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण इंग्लिश से पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का निरूपण सुनना। देखिए डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इस डिब्बे का नाम सुनिए, इस डिब्बे का नाम डिटरमिनेंट है। ये क्या है? डिटरमिनेंट। और इस डिब्बे का रिप्रेजेंटेशन डेल्टा से होता था, याद आया? अब क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह का एक क्लोज ब्रैकेट आ गया। इस क्लोज ब्रैकेट को हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
मैट्रिक्स। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? आव्यूह। तो भैया इस ब्रैकेट का नाम क्या है? डेल्टा नहीं है। इस ब्रैकेट का नाम जो अल्फाबेट होता है ना, जिसे हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं, उसका कैपिटल लेटर उठाना है। कैपिटल लेटर का मतलब आप इसका नाम कैपिटल ए दे दीजिए, कैपिटल बी दे दीजिए, कैपिटल सी दे दीजिए, अर्थात जो मैट्रिक्स का नाम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पकड़िए, मैट्रिक्स के अंदर यदि अल्फाबेट भरा हो, मैट्रिक्स के अंदर जिन्हें एलिमेंट कहते हैं ना, जिन्हें एलिमेंट कहते हैं, समझ में आ गया? जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं तो वो स्मॉल लेटर में भरे होंगे। तो सुन लीजिए, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कैपिटल ए बराबर 2 3 माइनस का 4 6, हाँ ये मैट्रिक्स है। अगला एग्जांपल सुनिए, अगला एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल नंबर 2 मैं बी से दे दिया, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ। ठीक, क्या समझ पा रहे हो? इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या पकड़ में आया कि आव्यूह वर्गाकार आयताकार दोनों हो सकता है, किंतु उसका एक्सपेंड नहीं होता। ये सब बातें तो आप पीछे पढ़ चुके। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भैया इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन, इस तरह के डिब्बा, इस तरह का डिब्बा गणित की दुनिया में आव्यूह पढ़ा जाता है। तो भैया इस डिब्बे का नाम क्या है? इस डिब्बे का नाम कैपिटल ए या कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट डॉट, कैपिटल एक्स वाई जेड, जो आपको मर्जी आए लिख दीजिए। समझ में आ गया? लेकिन रो और कॉलम में इस डिब्बे के अंदर, सुनिएगा, इस डिब्बे के अंदर जो ये रो है R1, अगली रो R2, अगली रो R3, इसी तरह जितनी भी रो होंगी और ये कॉलम होंगे, ये कॉलम होंगे C1 C2 C3, जो एलिमेंट अंदर भरे होंगे रो और कॉलम में, या फिर कोई नंबर भरा होगा, रियल नंबर भरा हो, इंटीजर भरा हो, कॉम्प्लेक्स, यहां तक आयोटा में भी भरा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि अंदर अल्फाबेट भरा होगा, जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट है क्या? वो राशियां, वो क्वांटिटी जो रो और कॉलम में सजाई जाती हैं, अरेंजमेंट की जाती हैं, वो एलिमेंट होते हैं। क्या समझ में आ गया? तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? 2 बातें आपको पकड़ में आ गई। एक बात क्या पकड़ में आई कि आव्यूह का निरूपण करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डी से व्यक्त करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल नंबर और ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं डी से इस बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर स्मॉल एक्स वाई जेड, और ये ए बी, ये स्मॉल एल एम कुछ ऐसे दर्शा लिखो। ये नहीं लिखना, पहले आप पहले परिभाषा लिखेंगे, आव्यूह का निरूपण लिखिएगा, मैं यहाँ परिभाषा दूंगा, आप सब लोग परिभाषा लिखिएगा, फिर नीचे एग्जाम्पल दीजिएगा। लिखेंगे आव्यूह को निरूपित करने के लिए, लिखो जल्दी से, आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट डॉट, आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डॉट डॉट, एक्स वाई कामा जेड का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है? आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं, तथा आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल ए बी सी डी डॉट डॉट से व्यक्त करते हैं। हाँ, तो ये आप डिफिनेशन लिख लीजिए इसका, डिनोशन का, और ये नीचे एग्जाम्पल ले लीजिए। आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं,
तथा अवयव के अवयवों को छोटे अक्षर का मतलब अल्फाबेट का स्मॉल लेटर, अवयव के छोटे अक्षरों स्मॉल ए बी सी डी और एक्स वाई जेड का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या पकड़ में आ गया। अब इसके बाद आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से एग्जाम्पल लिख। अगली हेडिंग देखिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग। लिख गया, ये एग्जाम्पल लिख ले। वीडियो रोक के आप देख लीजिएगा। अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट हेडिंग पे आ जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। मैं स्टार का चिन्ह लगा दूंगा। आव्यूह आपको लिखना है, आव्यूह की कोटि, इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो हेडिंग लगाइए, मैं तुरंत बताया। हेडिंग लिखना है आव्यूह की कोटि, हेडिंग बनानी है आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको लिखना कुछ नहीं, सुनना, ध्यान से सुनना। अभी अभी ताजा समाचार है कि आव्यूह को डिनोट करने के लिए अल्फाबेट का कैपिटल लेटर और आव्यूह को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, और इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ गए होंगे। ये क्लोज ब्रैकेट के सहारे, इसमें कुछ एलिमेंट लगा रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 3 9 8 और 4 3 2। सुनना, अब इसमें आप पंक्तियां गिनो। ये क्या है, R1, आपको पता होगा सब चीजें। ये R2, R3, R4। तो रो इसमें कितने हैं बताओ, कितने रो हैं, ROW, रो कितने हैं, 4 रो हैं। कॉलम देखो, ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2 और ये कॉलम है C3। अर्थात आपके पास कॉलम कितने हैं, 3। इसका मतलब कि कॉलम, रो और कॉलम को तो आप पहचान गए हैं, बहुत दिनों से पहचानते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 4 रो हैं, सुन रहे हो, और 3 कॉलम हैं। तो जो इसका ऑर्डर बना वो बना 4 क्रॉस 3। इसका मतलब किसी आव्यूह की कोटि लिखने के लिए उस आव्यूह की पंक्तियां काउंट करोगे, रो काउंट करोगे, फिर कॉलम काउंट करोगे, अब बीच में क्रॉस का चिन्ह लिख के भर दोगे। अब भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब डिफिनेशन क्या बनी, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 3 है तो उस आव्यूह की कोटि 4 क्रॉस 3 होगी। पढ़ेंगे 4/3, इसको पढ़ेंगे क्या, 4/3 पढ़ेंगे, ये रीड करेंगे 4/3 और लिखेंगे क्या, 4 क्रॉस 3। क्या समझ में आ गया, नहीं आया समझ में सर जी, फिर समझाता हूं। इसका मतलब कोटि क्या है, पंक्तियां स्तंभ तो पहचान गए, जरा सुने। यदि किसी आव्यूह में 10 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं तो उस आव्यूह की कोटि 10 क्रॉस 2 होगी, जिसे 10/2 पढ़ा जाएगा। क्या समझ में आ गया। अब देखिए, जरा दिमाग लगाइए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सुनना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखना है। 2 4 6 7, देखो कितनी रो, 1 2 रो हैं, 1 2 कॉलम 2। अर्थात इसका ये ऑर्डर है। ये डिब्बे की दाहिनी तरफ, राइट हैंड साइड तरफ इस तरह ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। आगे देखिए, सुनिएगा, X Y Z। अब सुने, देखो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ 1, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर। समझ में आ गया। अगला मैट्रिक्स उठाता हूं, X Y Z L M N। बताइए कितने रो हैं, 1 2 3। देखिए रो, देखिए 1 2 3, हाँ 3 रो। कॉलम 1 2, अर्थात ये
समझ में आ गया इसका आर्डर। इसका मतलब आर्डर है क्या? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, 1 2 स्तंभ 1 2, तो इसका आर्डर 2x2 पढ़ेंगे, 2/2 पढ़ेंगे, 2/2। इसमें 1 2 3 पंक्तियां एक स्तंभ, आर्डर 3x1 पढ़ेंगे, 3/1 आ गया समझ में। इसमें 1 2 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, आर्डर 3x2 समझ में आ गया। कॉमन बात करते हैं तो क्या बनता है? यदि लिखेंगे, यदि लिखो, ये नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, अब लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्मॉल m हो और स्तंभों की संख्या स्मॉल n हो, तो उस आव्यूह की कोटि मतलब आर्डर m×n होगा। क्या लिखें? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m है। देखो मैंने कॉमन बात किया ना, अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा फिर से। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप पंक्तियां गिनो, हम गिन लिए कि किसी आव्यूह में पंक्तियां m हैं और स्तंभ n है, तो उस आव्यूह की कोटि m×n होती है या होती है, समझ में आ गया। तथा m×n को m/n पढ़ा जाता है। तो ये दोनों बातें सुन लिख लीजिए कि ये रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका m×n, लेकिन पढ़ेंगे क्या? m/n। m क्या है? पंक्तियों की संख्या, n क्या? स्तंभों की संख्या। अर्थात किसी भी आव्यूह की कोटि भरने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे? पंक्ति देखोगे, फिर स्तंभ देखोगे। जैसे कैपिटल H = X Y Z A B C, बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, ये 3। आर्डर यहां लिखा जाता है किनारे पे। स्तंभ कितने हैं? 1 2, ठीक। तो मैंने क्या लिखा? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m है, और यहां पे पंक्तियां कितनी है? 1 2 3, तो m = 3 है, समझ में आ गया। स्तंभ कितने हैं? 1 2, तो n की जगह 2 है तो 3x2 लिखेंगे, 3x2। अब पढ़ेंगे क्या? 3/2। अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल B मैंने लिया, सुनना, L M N X Y Z U V W, बताओ कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्तियां, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ, ये 3 स्तंभ लिखें। अगला एग्जाम्पल मैट्रिक्स C से भर रहा हूं मैं, 1 2, चलो कोई नंबर भर दो, 5 4 7 8। अब इसको समझना, इसका आर्डर। पंक्तियां गिनो, 1 2 3 4 पंक्तियां, स्तंभ कितना है? 1, इसका आर्डर 4x1 लिख लें। तो क्या आव्यूह की कोटि समझ में आ गई? अब मैं कुछ आपको एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूं और कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तब तक ये लिख लें सब लोग। हाँ, ये आपको भैया आर्डर पकड़ में आ गया। आर्डर क्या पकड़ में आ गया? अर्थात किसी आव्यूह की कोटि लिखने के लिए आप क्या करोगे? पहले रो को काउंट करोगे, फिर कॉलम को काउंट करोगे, बीच में क्या करोगे? क्रॉस का चिन्ह लगा दोगे। पहले रो लिखना है, नंबर ऑफ रो, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखना है, बीच में क्रॉस लगा देना। लिखेंगे क्रॉस m×n, पढ़ेंगे m/n, m/n by। समझ में आ गया? चलो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक के वीडियो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, सीधे नोट्स बनाइए। कम पढ़ाई हो लेकिन बेहतर हो, साथ साथ सब चले। अब यार सुनो, अब थोड़ा सा दिमाग पे झटका लगाते हैं ताकि ये मैट्रिक्स की कहानी पकड़ में आए कि आखिरकार ये मैट्रिक्स है क्या। देखो, सुनना, ध्यान से सुनना, नोट करके नंबर 1 में क्या लिखना है। मैं एग्जाम्पल टाइप दे रहा हूं नंबर 1 पे।
एक मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, समझ में आ गया होगा, ठीक, क्योंकि ये डिनोशन तो आपको पहले से पता होगा ना, समझ पा रहे, सुनो। फिर आगे मैं दे दूं A31, A32, देखो बुद्धि लगाना, यहां के प्लेस क्या है, A32 है प्लेस ना, 32 है प्लेस, देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव देखो, पहली रो पहला कॉलम, ये क्या बताता है, पहली रो दूसरा बताता है दूसरा कॉलम, ये क्या बताता है, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, 22 क्या बताता है कि दूसरी रो पे सेकंड कॉलम पे है, 31 आपको क्या बताता है कि थर्ड रो पे है पहले कॉलम पे, 32 क्या बताता है थर्ड रो पे है सेकंड कॉलम पे, तो यहां क्या लिखा है 32, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, बात खत्म, नहीं आया समझ में। तो लास्ट वाला एलिमेंट की प्लेस पकड़ो, लास्ट वाले एलिमेंट की प्लेस पकड़ो कि भैया तुम किस कुर्सी में बैठे हो, तो तुम भैया ये 32 में बैठे हो, तो आपका ऑर्डर 3x2 पकड़ा जाएगा। क्या समझ में आ गया, आ गया होगा समझ। देखो अब अगला सुनो, ध्यान से सुनना, परेशान न करना। मैं ये मैट्रिक्स उठा रहा हूं, ठीक, A11, A21, सुन रहा, A21, A31, डॉट डॉट, मैंने जंप कर दिया, AN1, सुनना ये क्या बता रहा है, A11 का मतलब ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, A11 का मतलब, N1 का मतलब क्या है कि nth रो है ये, nवीं पंक्ति है, nवीं पंक्ति पहला कॉलम, तो इसकी प्लेस क्या है AN1, अर्थात इसका ऑर्डर n×1 हो गया। आगे सुनो, अब सुनो जरा, तीसरे नंबर में देखना, मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर मैं कैपिटल ए के बराबर मैट्रिक्स पर, सुनना ध्यान से सुनना, A11, A12, A13, डॉट डॉट A1n। यार आप समझने की कोशिश करो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं इसका। ये क्या बताती है, फर्स्ट रो बता रही, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट देखो एक एक लिखा है सब में फर्स्ट रो, लेकिन यहाँ एक लिखा है, ये एक पकड़ो, ये पहला, यहाँ दो लिखा है तो दूसरा स्तंभ, ये C2 कहानी है, ये C3 कहानी है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है N, इसका मतलब कि ये Cn हो गया, ठीक। तो जो ये Aij का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया होगा, Aij का मतलब I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम, तो ये बात तो पकड़ में आ गई कि इस मैट्रिक्स में ये C1 है, ठीक, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और यहां n लिखने से एक बात पकड़ में आ गई कि आपके कॉलम n लगने वाले हैं, अर्थात इस तरह n स्तंभ लगने वाले हैं। तो अगला बात पकड़ना, ठीक, अगली बात पकड़ना, A21, A22, A23, डॉट डॉट यहां क्या लिखूं, A2n, क्या समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह पता क्या चल रहा है आपको कि दूसरी पंक्ति में चले गए, लेकिन इस तरह कितनी कुर्सियां लगी हैं, कितने, इस तरह आप देख रहे हो, देखो जरा, इस तरह आपके कितने चेयर लगे हैं, n लगे हैं, n, पहली दूसरा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट, ये कौन सा स्तंभ है, nवां स्तंभ। फिर मैं डॉट डॉट करके जंप कर देता हूं, कहां तक लिखूंगा यार, समझना, आवाज करना, इसको मैं लिख दूंगा AM1, ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम, ये रो है कॉलम है, इसका मतलब mवीं पंक्ति हो गई, तो इसका अगला एलिमेंट क्या होगा AM2, ये क्या होगा AM3, समझ पा रहे हो, लास्ट के एलिमेंट क्या होगा, कोई बताएगा लास्ट के एलिमेंट, AMN। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक, अब समझना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी, AM लिखा है, तो इस तरह मतलब कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति, यमवी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, नवां स्तंभ। तो मैंने आप इससे क्या बताया कि लास्ट की प्लेस पकड़ो, लास्ट की प्लेस क्या है, लास्ट की प्लेस है AMN, इसका मतलब ये रो और ये कॉलम, इसका मतलब इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, M, स्तंभ कितने हैं, N, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, M×N, भर लीजिए, M×N।
इसको भर लो। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, अब आप खुद बताओगे। A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42, बताइए इसका आर्डर क्या होगा? कितने पंक्तियां हैं? 1 2 3 4। देखो पंक्तियां कैसे पता चल गई? यहां देखिए लास्ट वाली पंक्ति में देखो 4 लिखा है, ये 4 लिखा है। ठीक इसी तरह यहां यम लिखा है। और आप देखिए जरा दिमाग लगाइए, यहां लास्ट में 2 लिखा है, इसका मतलब 42 का मतलब 4x2 इसका आर्डर होगा। अब देखिए जरा सुनिए, इसका आर्डर क्या था? 3x2, इसका आर्डर 3x2 था। अब जरा दिमाग लगाओ, 3 गुणे 2 क्या होगा? 6, अर्थात अंदर एलिमेंट कितने भरे होंगे? 3x2 में 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6। यन क्रॉस 1 करूंगा तो यन अवयव लग जाएंगे। इधर 4 गुणे 2 8 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात एलिमेंटों की संख्या कितनी होती है? m गुणे n। तो ये आर्डर लिख लीजिए। क्या आपको आर्डर समझ में आ गया? आर्डर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है और आप लिख लीजिए, ठीक है? तो ये नोट करके सारी बातें लिख लें। 5वें नंबर में मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखे दे रहा हूं, शायद किसी को ना पता हो तो देख लीजिए। ये इसे मैं लिखा चुका हूं, ये एलिमेंट होता है, अवयव, और ये रो होता है पंक्ति, और ये कॉलम होता है स्तंभ। ये बात भी आप लिख लें ताकि आपको डिनोशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नोट कर लीजिए। बात आती है अब आगे, आपको कोट ही समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। आप भी लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन। आप भी मतलब मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर 3 2 3 4 5 6 7 की कोटि, बताओ इसकी कोट कितनी होगी? गिनो जल्दी से, पहली दूसरी पंक्ति। अच्छा या फिर ऐसा पकड़ लो, A11 A12 A13, समझ में आ गया? A21 A22 A23, 23 का मतलब 2x3 का आर्डर है, अर्थात इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, ठीक है? 2/3 या R इसको 2/3 भी लिखते हैं इस तरह, ठीक? तो यार लिखेंगे हम 2x3, अब मैं एक बार पढ़ेंगे 2/3। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया बेसिक, और आप समझदार हो, समझ लेना। अगला क्वेश्चन है, आप भी मतलब मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू, बताना X Y Z L M, ठीक? अब सुनना, देखो इसकी कोड देखना, बुद्धि लगाओ। ये किसकी प्लेस है? A11, ये A12 A13 A14, ये किसकी प्लेस है? A15। 15 आया ना, तो इसका आर्डर कितना है? 1x5। कितना है आर्डर? 1x5। कैसे पता चला? प्लेस पकड़ो यार। अब प्लेस में जो अंत में लिखा हो ना वही आर्डर होता है। इसमें पंक्ति एक ही दिख रही है, एक ही तो पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो किसी भी अवयव की कोटियां पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियां 1 है, स्तंभ 5 है। तो क्या समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में। अब उल्टा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, सुनना। अब ये रिवर्स थिंकिंग वाले मैं क्वेश्चन बोलता हूं, रिवर्स थिंकिंग वाले क्वेश्चन बोलता हूं। तो रिवर्स थिंकिंग के क्वेश्चन आप कैसे महसूस करोगे, उसको समझने की कोशिश करें। उसको कैसे समझोगे? सुनिएगा। यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं, 6 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं, तो उस आव्यूह की संभव
कोटियां बताइए। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक, उल्टा क्वेश्चन हो गया यार। अब बात समझिए, जैसे इसमें आपके पास 2 गुणे 3 6 अवयव हैं, तो अभी तक अवयव दे रखा होता था, कोट लिखना होता था। अब वो क्या कह रहा है कि किसी अवयव में कितने एलिमेंट भरे, 6 एलिमेंट। यार एलिमेंट क्या भरे ये हमें नहीं पता, महसूस करो। मैं एक बात कहूं कि मैं आपको 6 कुर्सियां दे रहा हूं और आप अरेंजमेंट करिए, कितने तरह से इसको अरेंजमेंट कर सकते हो। तो इसके फैक्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले काम क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं। 6 का फैक्टर तो पहली बात तो 1 गुणे 6 होगा, समझ गए होंगे। दूसरा इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 6, समझ में आएगा 6, 1 गुणे 6। इसका फैक्टर 1 क्या होगा, 3 गुणे 2, और 1 इसका फैक्टर होगा 6 गुणे 1। तो आप जितने एलिमेंट हों, अर्थात आपके पास 6 कुर्सी हैं, 6 कुर्सी हैं और 6 कुर्सियों को आव्यूह में सजाना है। आव्यूह है क्या, आव्यूह है, जरा दिमाग लगाइएगा, आव्यूह है एक अरेंजमेंट करना। तो आप किस तरह अरेंजमेंट कर सकते हो, 1 क्रॉस 6 अरेंजमेंट कर सकते हो। क्या समझ में आ गया, 1 क्रॉस 6 अरेंजमेंट कर सकते हो। इसका मतलब कि आप एक पंक्ति 6, सपोज दैट, देखिए जरा दिमाग लगाइएगा, यहां पे मैं कुर्सियां डाल रहा हूं, समझ लीजिए कुर्सियां हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अवयव हैं। अब अवयव क्या है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, होते तो भर देते। उल्टा क्वेश्चन कहा कि आपके पास 6 अवयव हैं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स के, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1 क्रॉस 6 2 क्रॉस 3। तो 1 क्रॉस 6 की फीलिंग क्या होगी, अर्थात एक लाइन में, अर्थात मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में अपनी 6 कुर्सियां डाल दूं, तो इस तरह कुर्सियां देखेंगी, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 6। अच्छा देखो अगला एग्जांपल क्या है, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 पंक्ति देनी है आपको, 2 पंक्ति देनी है, बस 2 पंक्ति देनी है, 3 स्तंभ देने। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर में भी 6 कुर्सियां लग गई, आप इस तरह कुर्सी को लगा सकते हो। और देखो 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या होगा, 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 पंक्तियां देना है और स्तंभ 2 देने हैं, तो आप इस तरह कुर्सी लगा सकते हो। ठीक, ये 3 क्रॉस 2 फिर 6 हो गए। एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है, लास्ट वाला तरीका क्या है, कोई बताएगा लास्ट वाला तरीका? लास्ट वाला तरीका है कि सभी कुर्सियों को ऐसे डाल दो, 1 2 3 4 5 6। इसका क्या है, 6 क्रॉस 1। इसका मतलब जरा फीलिंग समझिए, यदि किसी अवयव में 6 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, अर्थात उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। तो नंबर 1 1 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 6 की फीलिंग इस तरह होगी, अर्थात जिसमें एक पंक्ति होंगी 6 स्तंभ होंगे, तो अवयव की पिक्चर अर्थात फोटो अर्थात तस्वीर इस तरह दिखेगी। जिस दिन 2 क्रॉस 3 में 6 अवयव भरे जाएंगे उस दिन मैट्रिक्स की फोटो इस तरह दिखेगी। क्या समझ में आ रहा है? और जिस दिन मैं 3 क्रॉस 2 भरूंगा, अर्थात मेरे पास कुर्सियां 6 है ना, अब मेरी मर्जी, अब जरा दिमाग लगाइए, घर में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है, टेंट लगा है, अब जब टेंट लगा है तो टेंट हो गया आपका व्यू, और मैं आपको दे दूं 6 कुर्सी और कह दूं कि कुर्सियों को इस टेंट में सजाना है, और समझ में आने लगा होगा। और एक चेतावनी मैंने दिया है गणित की भाषा में कि आप कुर्सियों को रो और कॉलम में लगाओ, तो आप उन 6 कुर्सियों को कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो, वो सभी मेथड अवयव की संभव कोटियां कहलाएंगी। बात समझ में आ गया? तो संभव कोटियां क्या क्या, 1 क्रॉस 6, अर्थात अपनी 6 कुर्सी आप सीधा 6 कुर्सी लगा दो, 1 2 3 4 5 6, अर्थात आपकी कुर्सी ऐसे लग गई। क्या समझ में आ गया? एक तो आपकी इस तरह कुर्सी आप सजा सकते थे, जिसको मैंने 1 क्रॉस 6 से सजाया है। फिर दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या था कि आप 2 पंक्तियां पकड़ लो, 2 पंक्तियां पकड़ लो, 1 2 3, अर्थात 1 2 3 कुर्सी लगाओ, उसके पीछे फिर 1 2 3 लगा दो, तो देखो कुर्सियां ऐसे होगी। आ रहा समझ? या फिर आप बात समझिएगा, 2 2 लगा दो, एक ये 2 कुर्सियां लगा दिया, फिर उसके पीछे 2 कुर्सियां लगा दिया, फिर उसके पीछे 2 कुर्सियां लगा दिया, तो इस तरह में पंक्तियां 1 2 3 मिलेंगी, ये देखो 3 पंक्तियां मिले, स्तंभ 2 मिले। अथवा कुर्सियों को सीधा लगा दीजिए, इसे कॉलम में डाल दीजिए, तो समझ में आ गया। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, आपके पास पॉसिबल ऑर्डर होंगे 1/6। तो ये समझा रहा था, आप इसका आंसर कैसे दोगे, इसका आंसर दोगे, ये मेरे समझाने का तरीका है।
इसका आंसर देखें, लिखें आंसर। यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं तो उस आव्यूह की कोटियां 1x6 या 2x3 या कामा लगा दे 3x2 या 6x1 होंगी। इसकी फीलिंग तो आपको आ गई होगी। ठीक, मैंने अभी एग्जाम्पल दे समझाया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सुनना जरा ध्यान से। यदि किसी आव्यूह में, लिखो जल्दी से, यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह की संभव कोटियां, इंग्लिश में पॉसिबल ऑर्डर कोटियां, चलो भरो, कौन कौन से होंगी संभव कोटियां बताओ। 12 का आप फैक्टर बनाओ 12 के, जिस तरह छोटी कक्षाओं में फैक्टर नहीं बनाते थे एलसीएम एचसीएफ में, तो 1x12 एक 2x6 एक 3x4 ऑर्डर बन रहे हैं ना। देखो गुणनफल 12 जाना चाहिए, इसको गुणनफल 12 जाए, 1 × 12 12, 6 दूनी 12, 3 × 12, ठीक है। और एक 4x3 ऑर्डर हो सकता है, 4x3 भी 12 होगा, ठीक। और एक 6x2 हो सकता है, 6x2 हो सकता है, और एक 12x1 होगा। इसका मतलब क्या है कि एक पंक्ति और 12 स्तंभ लगा दे, अर्थात एक ही पंक्ति में 12 कुर्सी लगा दें, या फिर 2 पंक्ति 6 स्तंभ में कुर्सियों को 12 कुर्सियों को सजा दें। 2 रो उठा ले, 6 कॉलम उठा ले तो भी 12 कुर्सी सज जाएंगी, या 3 रो उठा ले, 4 कॉलम उठा ले, समझ रहे, 3 पंक्ति 4 स्तंभ उठा ले तो भी सज जाएगा, या 4 पंक्ति 3 स्तंभ उठा ले तो भी 12 कुर्सियां आपकी सज जाएंगी। बात समझिएगा। और ये 6 पंक्ति और 2 स्तंभ उठा लूंगा तो भी 12 कुर्सियां सज जाएंगी, अथवा 12 पंक्ति और 1 स्तंभ उठा लूंगा तो भी मेरी 12 कुर्सियां सज जाएंगी। एक उदाहरण और दे देता हूं। यदि देखो यार, जितने मैंने नंबर लिया ना, मैंने इवन नंबर लिया, सम संख्या लिया, कोई ऑड नंबर लेके देखते हैं। यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां बताओ क्या क्या होंगी। 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 5 5 × 1x5 या 5x1। समझ में आ गया। तो अब मेरी बात को सुनिए। जिन बच्चों के पास रिवर्स थिंकिंग है वो बेहतर स्टूडेंट होता है, और मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको रिवर्स कोई बात समझा पाऊं, क्योंकि किसी उल्टी बात को समझना वही समझते हैं जो उल्टा खोपड़ी के होते हैं। शायद आप हो, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते उल्टा खोपड़ी का हो गया। अब सुनिए यार, कोई डिब्बा लिखा है, जरा समझिए, दिमाग लगाइएगा। ये इतना लिखना है बस, आप वीडियो पहले नोट कर लीजिए आप ये, या वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब सुनिए, अब मैं समझा रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं लिखना, आपको समझना बस है, लिखना बिल्कुल नहीं है। देखो यार, एक मैट्रिक्स मैंने डाल दिया x y l m और a b, बताओ इसमें कितने हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ 2। ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स के क्लोज ब्रैकेट के दाहिनी तरफ, राइट हैंड साइड तरफ लिखना है, पहले पंक्ति लिखना है फिर स्तंभ लिखना है। क्या समझ में आ गया? इसके बाद की कहानी सुने, ठीक। तो अवयव कितने हैं इसमें, ए में अवयव कितने हैं, 3 × 2 6 अवयव हैं, 6 एलिमेंट हैं। क्या समझ में आ गया? कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट। तो कहीं उल्टा बोल दे, आव्यूह दिए हैं तो कोटियां तो हर एक गरीब से गरीब बच्चा भर लेगा, लेकिन
कहीं अवयव दे दे, यही कहता कि इसमें 6 अवयव हैं तो सजाने के तरीके बताइए। तो यदि किसी अवयव में 6 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां 1 क्रॉस 6, अर्थात मैं इन्हीं एलिमेंटों को x y l m a b को आप कितने तरीके से सजा सकते थे, 1 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 1। क्या समझ में आ गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आगे की बात देखिए क्या है, देख लेता हूं, वीडियो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए इतना प्रोसेस मैंने बताया और मैं कल मैट्रिक्स के ढेर सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि बेशक पहले दिन की जो क्लास होती है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन की क्लास होती है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो। तो मैं आज की पढ़ाई मैं यहीं से रोकना चाहता हूं। कल मुलाकात होती है सब लोगों के साथ, तो कृपया इन बातों पे आप गौर करिएगा और कल मैं इसका पुनः रिवीजन करा के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नमस्कार, और घर में रहिए। और दूसरी बात, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज़ 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 मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि सबको फायदा मिले।